ये कहानी है अशर फैमिली की, जो दवा के नाम पर जहर बेचकर दुनिया पर हुकूमत करती रही। रॉड्रिक अशर के 6 बच्चे थे, लेकिन जब कहानी शुरू होती है तो वो सब मर चुके होते हैं। और सवाल सिर्फ ये नहीं होता कि कौन मरा, बल्कि ये होता है कि क्यों मरा। हर एपिसोड में गुनाह सामने आता है और उसका अंजाम मौत होता है। कभी एसिड की बारिश में, कभी साइंस के झूठ में, कभी पावर और लालच के खेल में। और हर जगह एक ही चीज महसूस होती है, कोई है जो देख रहा है और हिसाब बराबर कर रहा है। द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर, जहां गुनाह नस्लों में होता है और अंजाम भी नस्लों तक पहुंचता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही डार्क, इंटेंस और फुल एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस मिस ना हो। एपिसोड 1 अ मिडनाइट ड्रियरी हमें अशा फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाता है, जो बहुत बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड फैमिली है। फैमिली के हेड्स रॉड्रिक और मैडलिन अशर है, जो फॉर्चुनाटो फार्मास्यूटिकल्स के मालिक हैं और अपनी वंडर ओपिएट लाइगोडोन के जरिए बिग फार्मा में छा गए हैं। रॉड्रिक के 6 एडल्ट बच्चे हैं। फ्रेडरिक, जो पापा के अंडर काम करता है लेकिन मोस्टली लिविंग रूम में बोलिंग करना चाहता है। टैमालिन, जो अपना लाइफस्टाइल ब्रांड गोल्डबर्ग लॉन्च करने वाली है और गूप जैसी लग्जूरियस जिंदगी का प्लान करती है। विक्टोरिन लफॉकेट, एक साइंटिस्ट जो आर्टिफिशियल हार्ट इम्प्लांट पे काम कर रही है। नेपोलियन, गेमिंग इन्फ्लुएंसर जो अपनी रिलेशनशिप्स को लाइटली ट्रीट करता है। कमील, पीआर एक्सपर्ट जिसके सिल्वर है एनवी इंड्यूसिंग है। और फाइनली प्रॉस्पेरो पेरी, जो अपने फादर का लोन यूज करके नाइट क्लब्स का चेन बनाना चाहता है, जिसके पापा बिल्कुल प्लीज नहीं हैं। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि जब हमारी स्टोरी शुरू होती है, रॉड्रिक के सारे 6 बच्चे ऑलरेडी डेड हैं और ये सब सिर्फ पिछले 2 हफ्तों में हुआ। फ्यूनरल के अगले दिन रॉड्रिक असिस्टेंट यूएस अटॉर्नी सी ऑगस्टे जुपुंग को बुलाता है, जिसे प्यार से ऑगी कहते हैं। मीटिंग होती है रॉड्रिक के चाइल्डहुड होम में, जो पुराना, गिरता सकता और ट्रॉमा से भरा हुआ है। स्टॉर्मी नाइट में रॉड्रिक डुपुंग को वो कन्फेशन देने जा रहा है जो डुपुंग हमेशा चाहता था। कन्फेशन जो रॉड्रिक, मैडलिन और फॉर्चुनाटो फार्मास्यूटिकल्स के अगेंस्ट ला रहे हैं। इस कन्फेशन में रॉड्रिक ये भी बताता है कि हर एक की बच्चे की डेथ कैसे हुई और कहता है ये कोई एक्सीडेंट्स नहीं थे, वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। रॉड्रिक अपने चाइल्डहुड स्टोरी से स्टार्ट करता है और बताता है कि सब कुछ कनेक्टेड है। हम रॉड्रिक और मैडलिन के मदर एलाइजा से मिलते हैं, जो एक टफ और स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स वाली वुमेन है। ट्विंस के बायोलॉजिकल फादर विलियम लॉन्गफेलो फॉर्चुनाटो फार्मास्यूटिकल्स के सीईओ और एलाइजा का बॉस था, लेकिन ट्विंस की एग्जिस्टेंस डिनाई करता है और उनको प्रॉपर्टी पर एंट्री से रोकता है। जब एलाइजा बीमार होती है, वो कोई मेडिसिन रिफ्यूज करती है, कहती है कि गॉड ही उसे बचाएगा। डेथ के बाद रॉड्रिक और मैडलिन, जो टीनेजर्स में दिखाए गए हैं, उनको बैकयार्ड में बरी करते हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि एलाइजा कभी एम्बार्मिंग नहीं चाहेगी। लेकिन स्टॉर्मी इवनिंग में रॉड्रिक देखता है कि ग्रेव डग अप है, कॉफिन ब्रोकन है और मडी फुटप्रिंट्स घर की तरफ जा रही हैं। और हाँ, एलाइजा अलाइव निकलती है। शुरू में वो रॉड्रिक को चोक करने की कोशिश करती है, फिर अपने बच्चों को पहचानती है और लॉन्गफेलो को मार देती है। फिर एलाइजा फाइनली डाई हो जाती है, लेकिन कभी कभी घोस्ट या रॉड्रिक की हेल्यूसिनेशन के रूप में अपीयर होती है। फैमिली में से कोई डिपों का इन्फॉर्मेंट बन गया है, जो कोर्ट में रियल कॉन्सिक्वेंसेस लाएगा। ये फैमिली को टेंशन में डाल देता है। रॉड्रिक एक इमरजेंसी फैमिली डिनर बुलाता है, जहां सब बच्चे और स्पाउसेस एनडीए साइन करते हैं, जो बनाई गई होती हैं फैमिली के टेरिफाइंग लॉयर आर्थर पिम के अंडर। इसलिए रॉड्रिक अनाउंस करता है कि $50 मिलियन रिवॉर्ड मिलेगा जो भी इन्फॉर्मेंट को आइडेंटिफाई करे। ये एक और मिस्ट्री है, लेकिन ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। डुपों अलर्ट हो जाता है जब रॉड्रिक इसका जिक्र करता है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि यंग रॉड्रिक और मैडलिन एक बार में जाते हैं, जहां मिस्टीरियस बारटेंडर वर्गा उनसे मिलती है और कहती है कि अ रेजोल्यूशन इज अ डील यू मेक विद द फ्यूचर। ट्विंस कुछ कंसर्निंग कमेंट्स करते हैं और विटनेस की इंपॉर्टेंस का जिक्र करते हैं। वर्ना रॉड्रिक के हाथों को नोटिस करती है, प्रॉबेबली लिटरली और फिगरेटिवली दोनों। एपिसोड 1 खत्म होता है वहीं से जहां स्टार्ट हुआ था, एक खाली फ्यूनरल में, जहां रॉड्रिक हेल्यूसिनेट करता है। पहले वो देखता है एक वुमन विद बर्ड बीक, फिर उसके डेड बच्चे ब्लड कवर्ड अपीयर होते हैं। जब ग्रैंड डॉटर लिनो पूछती हैं कि क्या हुआ, वो कहता है शी इज हियर। और जब वो कार में जाता है, क्लाउन उसकी सीट पे बैठा होता है। शॉक में रॉड्रिक गिर जाता है। मैडलिन उसके साइड पे आती है। रॉड्रिक बार बार कहता है इट्स टाइम, और ऊपर एक रेवन देखता है। रेवन कभी अच्छा साइन नहीं होता है। रॉड्रिक पूरे यकीन के साथ कहता है कि उसे पता है कि उसके 6 बच्चे असल में कैसे मरे, और ये भी कि उनकी मौत का जिम्मेदार वो खुद है। सबसे छोटे बेटे प्रॉस्पेरो के आखिरी कुछ दिन दिखाए जाते हैं, उसके भयानक अंजाम से पहले।
अपनी फेल्ड इन्वेस्टमेंट पिच के बाद जो उसके फादर और आंट मैडलिन ने रिजेक्ट कर दी होती है, प्रॉस्पेरो डिसाइड करता है कि अब वो खुद अपना काम करेगा। सच ये है कि उसे अशर बच्चों के लिए प्रॉमिस्ड पैसों की ज़रूरत नहीं थी अपना हीरोनिस्टिक वीआईपी नाइट क्लब शुरू करने के लिए, लेकिन उसे फॉर्चुनाटो फार्मास्यूटिकल्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ का एक्सेस ज़रूर चाहिए होता है। फ्रेडरिक के साथ फॉर्चुनाटो में शैडोइंग के दौरान प्रॉस्पेरो को पता चलता है कि कंपनी के पास कई अबैंडन्ड टेस्टिंग फैसिलिटीज़ और वेयर हाउसेज हैं। हाँ, वो जगह इंडिटॉक्सिन्स लीक कर रही होती हैं, लेकिन साथ ही एक सीक्रेट वीआईपी पार्टी के लिए परफेक्ट लोकेशन भी होती है। प्रॉस्पेरो एक परफेक्ट जगह चूज करता है और अपने लोगों को बार सेटअप करने और बिल्डिंग के रूफटॉप पर लगे वाटर टैंक्स को स्प्रिंकलर सिस्टम से कनेक्ट करने का ऑर्डर देता है, ताकि वो अपने स्पेशली सिलेक्टेड गेस्ट्स पर बारिश कर सके। उसका प्लान एक वाइल्ड सेक्स फ्यूल्ड नाइट का होता है, लेकिन असल में उसका मकसद वीआईपी गेस्ट्स की वीडियोस बनाकर उन्हें बाद में ब्लैकमेल करना होता है। नाइट क्लब बिजनेसमैन बनने से ज्यादा प्रॉस्पेरो वाकई काफी घटिया है, लेकिन ये अशर फैमिली का कॉमन ट्रेट है। मगर अब प्रॉस्पेरो के दिन गिने जा चुके होते हैं, और इस बात का इशारा तब मिलता है जब एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट पार्टी में आती है। एक औरत लाल क्लोक और स्कल मास्क पहने हुए पार्टी में दाखिल होती है, जो बिल्कुल भी गेस्ट लिस्ट का हिस्सा नहीं होती। प्रॉस्पेरो उसकी तरफ खुद को अट्रैक्ट होने से रोक नहीं पाता। वो उसे एक बेडरूम में पाता है, जहां वो अपना मास्क उतारती है और बिल्कुल वरना जैसी लगती है, वही बारटेंडर जो 1979 में रॉड्रिक और मैडलिन से मिली थी। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो ब्लॉन्ड होती है और जरा भी एज्ड नहीं लगती। वो प्रॉस्पेरो से कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात करती है कि कैसे वो खुद अपने बाप के एक्शंस का नतीजा है और कैसे आज रात के एक्शंस के भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। हम मजे कर सकते थे तुम और मैं, वो धीमी आवाज में कहती है और फिर चली जाती है। वरना पार्टी के अंदर घूमती रहती है और स्टाफ के कानों में कुछ विस्पर करती है। बारटेंडर, सिक्योरिटी गार्ड्स और वेट्रेसेस बिना कुछ कहे बिल्डिंग छोड़ देते हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क महसूस नहीं होता, खासकर प्रॉस्पेरो को नहीं, जो अपनी बिग रेन मूवमेंट का इंतजार कर रहा होता है। लेकिन जब स्प्रिंकलर्स ऑन होते हैं, जो कुछ होता है वो बिल्कुल प्रॉस्पेरो के ख्याल से उलट होता है। रूफटॉप टैंक्स में पानी नहीं, बल्कि वो टॉक्सिन्स भरे होते हैं जिनके बारे में फॉर्चुनाटो हमेशा से अनजान बनकर रहा होता है। स्प्रिंकलर्स चलते ही एसिड की बारिश शुरू हो जाती है। लोग चीख रहे होते हैं, बॉडीज पिघल रही होती हैं और डोर्स लॉक्ड होते हैं। जली हुई लाशों के दरमियान बोर्ना पैसरी को ढूंढती है, उसके बचे हुए लिप्स पर एक छोटा सा किस देती है और उसके चेहरे पर स्कल मास्क रखकर उसे मरने के लिए छोड़ देती है। इस डूम्ड पार्टी से पहले और फ्रेडी से बदला लेने के लिए प्रॉस्पेरो अपने हाफ ब्रदर के घर जाता है और उसकी बीवी मोरेला के साथ एक बहुत ही टेंस और इनअप्रोप्रिएट कॉन्वर्सेशन करता है। वो उसी जिंदगी को दोबारा महसूस करने और अपनी सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर करने की बात करता है, वो चीजें जो उसका हस्बैंड कभी समझ ही नहीं पाता। प्रॉस्पेरो का प्लान होता है कि वो पार्टी में मोरेला को सिड्यूस करे, सब कुछ वीडियो में रिकॉर्ड करे और बाद में फ्रेडी के खिलाफ यूज करे। ये सिर्फ एक पावर गेम होता है और मोरेला सिर्फ एक पॉन, लेकिन वो इस जाल में फंस जाती है। वो पार्टी में पहुंच जाती है, हर चीज एक्सप्लोर करने के लिए तैयार, लेकिन कुछ भी होने से पहले वॉर्ना उसे धीमी आवाज में वार्निंग देती है कि वो वहां से चली जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने स्टाफ को कहा था। लेकिन जब स्प्रिंकलर्स ऑन होते हैं, तब हमें ये नहीं पता होता कि क्या मोरेला ने वो एडवाइस सुनी या नहीं। जब रॉड्रिक अपनी कहानी ड्यूपिन को सुना रहा होता है, तब उसे पेसरी का मेल्टेड स्किन वर्जन नजर आता है, जो बस वहां खड़ा होता है। क्या ये कोई भूत है या फिर रॉड्रिक के मुताबिक उसकी वैस्कुलर डिमेंशिया की वजह से होने वाली हेल्यूसिनेशन? 1979 में जब रॉड्रिक अभी फॉर्चुनाटो फार्मास्यूटिकल्स में काम करता होता है और कंपनी का मालिक नहीं बना होता, तब रूफस कंपनी का सीईओ होता है। ये वही आदमी होता है जिसे रॉड्रिक पहली बार लाइगोडोन पिच करता है, एक नॉन एडिक्टिव यूनिवर्सल पेन किलर के तौर पर जो दुनिया बदल सकता है। आज के टाइम में रॉड्रिक और ड्यूपिन की बातचीत से हमें पता है कि लाइगोडोन असल में कितनी एडिक्टिव और तबाहकुन ड्रग थी, जिसे फॉर्चुनाटो ने गलत तरीके से मार्केट किया। 1979 में रूफस ना सिर्फ इस पिच को रिजेक्ट करता है, रॉड्रिक घर वापस अपनी बीवी एनेबल ली और बहन मैडलिन के पास जाता है। एनेबल चाहती है कि वो फॉर्चुनाटो छोड़कर आगे बढ़ें, लेकिन मैडलिन इसका बिल्कुल उलट सोचती है। अब एक टेक जीनियस बन चुकी मैडलिन, जो एआई और इमोर्टैलिटी के ख्वाब देख रही होती है, रूफस को सिर्फ एक दीवार समझती है जिसे तोड़ना जरूरी है। वो हार मानने के लिए तैयार नहीं होते। विक्टोरिन अपना हार्ट मैश डिवाइस बंदरों पर टेस्ट कर रही होती है और फिर रिजल्ट्स रॉड्रिक से झूठ बोलकर छुपा लेती है। रॉड्रिक उसे ह्यूमंस पर ट्रायल स्टार्ट करने का प्रेशर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये डिवाइस उसकी वैस्कुलर डिमेंशिया का वाहिद इलाज है। कमील अशर इन्फॉर्मेंट ढूंढने में ऑब्सेस्ड होती है और विक्टोरिन को अपना टारगेट बना लेती है, जिससे वो नफरत करती है। साथ ही कमील अपने 2 असिस्टेंट्स को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट भी करती है। टैमरलिन और उसके हस्बैंड बिल फिटनेस इन्फ्लुएंसर सेक्स वर्कर्स को हायर करते हैं, जो टैमी जैसी ड्रेस पहनते हैं और बिल के साथ बिल्कुल नॉर्मल सिनेरियोज एक्ट करते हैं, जबकि टैमी साइड पर बैठकर सब कुछ देखती है। लेनोर अपनी ग्रेट ऑन्ट मैडलिन के साथ भी वक्त गुजारती है, जो अभी भी एआई और इमोर्टैलिटी के पीछे पड़ी है और लेनोर का एआई वर्जन बनाने की कोशिश कर रही होती है।
ये अशर फैमिली का अपना ही बॉन्डिंग स्टाइल है। रॉड्रिक की नई बीवी जूनो अपनी ग्रैंड डॉटर लेनोर के साथ समय बिताती है और उसे बताती है कि वो हॉस्पिटल में लाइगोडोन के नशे में रॉड्रिक से कैसे मिली थी। ये कहानी सबके लिए ऑकवर्ड होती है। पेरी के एसिड रेन नाइटमेयर के बाद बाकी सब अशर्स डैमेज कंट्रोल मोड में आ जाते हैं। कमील, जो मीडिया मैनिपुलेशन की मास्टर है, पेरी को एक ट्रैजिक आइकन बनाकर प्रेजेंट करती है, बिल्कुल जेएफके जूनियर जैसा एंगल देकर। साथ ही साथ सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि मुरेला को दुनिया से छुपा कर रखा जाए। वो एसिड इंसिडेंट से जिंदा तो बच गई, लेकिन हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। उसकी हालत इतनी खराब है कि उसकी बेटी लिनोर भी उसे देखकर घबरा जाती है। लेकिन इस सब के बीच सबसे डिस्टर्बिंग डिस्कवरी ये होती है कि आर्थर को पार्टी की फुटेज में एक औरत नजर आती है, लाल क्लोक और स्कल मास्क के साथ। यही वर्ना है। रॉड्रिक और मैडलिन उसे पहचान नहीं पाते, लेकिन उन्हें अंदाजा हो जाता है कि पेरी की मौत का लिंक इसी औरत से है। और वक्त कम है, क्योंकि एपिसोड 3 मर्डर एट द रू मॉर्ग में वर्ना अपना अगला शिकार चुन चुकी होती है। कमील अपने काम में जितनी तेज हैं, इंसान उतनी ही घटिया। पेरी की डेथ को स्पिन करने का उसका प्लान इंप्रेसिव होता है, लेकिन उसकी असली सोच तब सामने आती है जब उसके दो असिस्टेंट्स टोबी और टीना उसे बताते हैं कि वो अब एक दूसरे से प्यार करते हैं और कमील के साथ फिजिकल रिलेशनशिप खत्म कर रहे हैं। कमील उन पर चिल्लाती है, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट्स और कंसेंट फॉर्म्स याद दिलाती है, उन्हें अडोरेबल लिटिल मोरॉन्स कहती है और फौरन जॉब से निकाल देती है। कम से कम ये तसल्ली होती है कि दोनों जिंदा बच जाते हैं। गुस्से और ऑब्सेशन में कमील खुद इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। उसे यकीन होता है कि विक्टोरीन को छुपा रही है, खासकर उसके सीक्रेट हार्ट मेश एक्सपेरिमेंट्स। कमील रात के वक्त मेडिकल फैसिलिटी पहुंचती है और यहीं उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। वहां उसकी मुलाकात वना से होती है, जो इस दफा सिक्योरिटी गार्ड के भेस में होती है। वना का अंदाज हमेशा की तरह क्रीपी और कंफ्यूजिंग होता है। वो कमील को बताती है कि इंसान कितने बेरहम और फजूल तौर पर जालिम होते हैं, और ये भी कि कमील को यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर वो ना आती तो उसकी मौत ज़्यादा पीसफुल होती। लेकिन पेरी की तरह कमील भी अपनी कब्र खुद खोद चुकी होती है। लैब के अंदर वर्ना का बिहेवियर और ज्यादा डरावना हो जाता है। वो चिंपांजी की तरह टेबल पर चढ़कर अजीब हरकतें करती है और अपनी शर्ट खोलकर दिखाती है कि उसके सीने से खून बह रहा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे चिम्प्स के अंदर हार्ट मैश डिवाइस लगाई गई हो। कमील समझ जाती है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं। वो आखिरी बार वर्ना की फोटो लेती है, लेकिन फोन स्क्रीन पर वर्ना की जगह सिर्फ एक चिंप नजर आता है। अगली सुबह लैनअप के स्टाफ को खून से भरा फ्लोर मिलता है, ड्रैग मार्क्स होते हैं। कमील की लाश होती है और उसके पास एक चिंप खामोशी से बैठा होता है। वर्ना सिर्फ यही नहीं रुकती, वो टैमरलेन और बिल के ट्विस्टेड प्राइवेट थिएटर सेक्स गेम में एक नई सेक्स वर्कर के रूप में भी दिखाई देती है। इसके अलावा वो विक्टोरीन के क्लिनिक में एक मासूम सी औरत बनकर आती है जिसे दिल का मसला होता है। विक्टोरीन उसकी फाइल देखकर समझ जाती है कि ये उसके हार्ट मैश एक्सपेरिमेंट के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है, और वो झूठ बोलकर उसे ट्रायल का हिस्सा बना लेती है। लेकिन असल में मजाक विक्टोरीन के साथ होने वाला होता है। इज़र्ड नेपोलियन अपने तरीके से पेरी का गम मना रहा होता है, ड्रग्स के साथ। सुबह उठता है तो अपने हाथ और कपड़े खून से भरे होते हैं। थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड जूलियस की बिल्ली प्लूटो को कत्ल कर दिया है। पैनिक में वो पूरा अपार्टमेंट साफ करता है, जूलियस के लिए अंडे बनाता है और फिर झूठ बोलता है कि शायद पार्टी के दौरान बिल्ली बाहर निकल गई होगी। प्लूटो वापस आ जाएगी, कम से कम लियो यही कहता है। 1979 के फ्लैशबैक में रॉड्रिक को एक और धोखा मिलता है। रफस उसका लिगडोन का आइडिया चुरा लेता है और उसे सिर्फ $500 का चेक और एक छोटी सी प्रमोशन देकर साइड पर कर देता है। एनाबेल लीग रॉड्रिक को पॉजिटिव सोचने का मशवरा देती है, लेकिन मैडलिन बिल्कुल मुख्तलिफ सोच रखती है। वो कहती है कि रॉड्रिक को सब्र से काम लेना चाहिए, रफस का ट्रस्ट जीतना चाहिए और फिर सही वक्त पर उसकी पीठ में छुरा घोंप देना चाहिए, जो भी तरीका काम करे। अपने कन्फेशन के दौरान रॉड्रिक ड्रुपीन को बताता है कि अशस असल में कितने करप्ट और बेरहम हैं। वो एक लंबी स्पीच देता है जिसमें बताता है कि कैसे वो मीडिया, इकोनॉमी और पब्लिक को मैनिपुलेट करके बेहिसाब ताकत और पैसा हासिल करते हैं, और ये सब वो लेमन की मिसाल देकर समझाता है। ये मोनोलॉग जितना इंप्रेसिव है, उतना ही खौफनाक भी। कमील की ब्रूटल डेथ के बाद अब 2 अशर बच्चे मर चुके हैं और 4 अभी बाकी हैं। कमील की मौत का असर हर अशर पर मुख्तलिफ तरीके से पड़ता है, लेकिन रॉड्रिक अशर फिर से इसी बात पर जोर देता है कि फैमिली को एक वॉल बनकर खड़े रहना होगा। वो एक जज्बाती मगर बिल्कुल बेरहम स्पीच देता है, जिसमें वो सबको बैटल स्टेशंस पर खड़े होने का लेक्चर देता है। उसके बाद रॉड्रिक विक्टोरीन से पूछता है कि कमील उसके लैब में क्या कर रही थी और क्या वही इन्फॉर्मेंट है। विक्टोरीन सच बोलने के बजाय कि चिंपैंजी सर्जरी में मर रहे हैं,
अपने बाप को वही बताती है जो वो सुनना चाहता है कि स्टडी अब ह्यूमन ट्रायल्स की तरफ जा रही है। फिलहाल रॉड्रिक शांत हो जाता है, मगर जब वो कमील की मौत वाली रात की सिक्योरिटी फुटेज देखता है, सब कुछ फिर से बदल जाता है। अशर को लैब की सिक्योरिटी गार्ड की इन्हेंस्ड इमेज मिलती है और इस दफा स्कल मास्क के बगैर वर्ना का चेहरा साफ नजर आ जाता है। मगर सवाल यह है कि क्या रॉड्रिक और मैडलिन भी उसे पहचान गए हैं? मैडलिन एक पुरानी बंद स्टोर फ्रंट पर जाती है जो उस बार जैसी लगती है। अंदर सब कुछ बंद होता है। दरवाजे पर एक स्प्रे पेंटेड रेवन बना होता है और ऊपर एक असल रेवन बैठा होता है जो मैडलिन को गौर से देखता रहता है। दूसरी तरफ रॉड्रिक फोर्टुनाटो बिल्डिंग के बेसमेंट में जाता है। उसका चेहरा घबराया हुआ होता है। अचानक उसे दीवार के पीछे से घंटियों की आवाज सुनाई देती है। इसी लम्हे उसका चेहरा और ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे अंदाजा हो जाता है कि असल खौफ अभी आना बाकी है। नेपोलियन के लिए लेसन बिल्कुल क्लियर है कि जिस बिल्ली को तुम नशे की हालत में मार दो, उसकी जगह बिल्कुल वैसी ही नई बिल्ली कभी मत लेना। मगर लियो यही करता है। जब वो एनिमल शेल्टर जाता है और प्लूटो जैसी बिल्कुल सेम बिल्ली देखता है, वहां काउंटर पर कौन होती है? वर्ना। इस दफा एक खुश मिजाज कैट लवर के डिस्गाइज में। वो कहती है कि उसे शॉर्ट टाइमर से खास लगाव होता है। जैसे ही लियो नई बिल्ली घर लाता है, उसकी जिंदगी अजाब बन जाती है। बिल्ली उसकी आंख नोच लेती है, घर में खून से भरी हुई लाशें छोड़ जाती है। मगर अजीब बात यह होती है कि किसी और को ये बिल्ली नजर ही नहीं आती। आखिर लियो वर्ना को फोन करता है कि इसे हटा दो। वर्ना कहती है कि बिल्ली दीवारों के अंदर है। अचानक बिल्ली लियो पर हमला कर देती है, उसका गला नोचती है। लियो जब ऊपर देखता है तो वर्ना खड़ी होती है, उसकी आंख बाहर निकली हुई और वो खून चाट रही होती है। लियो पागल हो जाता है। नशे और वहशत में लियो शेल्फ पर रखा थॉर का हैमर उठाता है और दीवारों पर तोड़फोड़ शुरू कर देता है, सिर्फ बिल्ली को ढूंढने के लिए। जब जूलियस घर आता है तो पूरा अपार्टमेंट तबाह होता है। वो न बिल्ली देखता है, न लाशें, न वर्ना की लाश, मगर लियो बिल्कुल कंट्रोल खो चुका होता है। फिर लियो बालकनी की रेलिंग पर बिल्ली को देखता है और हैमर के साथ पूरी रफ्तार से उसकी तरफ भागता है और सीधा नीचे गिरकर मर जाता है। बिल्ली उसकी लाश के ऊपर से हरहाम से गुजर जाती है। बाकी अशर्स भी धीरे धीरे टूट रहे हैं। टैमिरलीन बिल के वर्कआउट लाइव स्ट्रीम के बैकग्राउंड में वर्ना नजर आती है, जो कैंडी के रूप में होती है। बिल इनकार करता है और टैमी की इंसोम्निया पर परेशान होता है। इधर फ्रेडी को मौरी का बर्नर फोन मिलता है जो पेरी के पार्टी स्पॉट से मिला था। फ्रेडी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता कि उसकी बीबी वहां क्यों थी। कोकीन के सहारे वो फोन अनलॉक करने की कोशिश करता है, उंगली से भी चेहरे से भी, मगर कुछ काम नहीं करता। मौरी मेल्टेड हो चुकी होती है। पास्ट में एक जवान ड्यूपिन फॉर्चुनाटो के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन के लिए रॉड्रिक से मिलता है। वो बताता है कि ड्रग ट्रायल्स के फॉर्म्स पर फोर्ज्ड सिग्नेचर्स हैं और लोग बिना बताए एक्सपेरिमेंट्स पे मर रहे हैं। रॉड्रिक सच जानता होता है, लेकिन नौकरी के डर से मदद से इनकार कर देता है। एनाबेल इस सबसे टूट जाती है, जबकि मैडलिन इसे मौका समझती है कि रॉड्रिक रूफस का भरोसा जीत कर सही वक्त पर वार करे। एपिसोड 5 के शुरू में होने वाला ट्रिपल फ्यूनरल देख सकते हैं। अब जो अशर्स बचे हैं, उन सब की हालत बिगड़ती जा रही है। किसी की धीमी, किसी की बहुत तेज। एपिसोड 5 द टेल टेल हार्ट में ये लानत ज़्यादा फैमिली एक और खौफनाक अंजाम की तरफ बढ़ती है। रॉड्रिक और मैडलिन को अब अंदाजा हो चुका है कि उनके बच्चे एक एक करके क्यों मर रहे हैं, लेकिन रॉड्रिक इस बात पर खुलकर बात नहीं करता। जब आर्थर उन दोनों को वो तस्वीर दिखाता है जो लियो ने बिल्ली के साथ ली थी, तो उन्हें यकीन हो जाता है कि यही औरत वर्ना कमील की मौत वाली रात की सिक्योरिटी गार्ड भी थी और पेरी की पार्टी में लाल चादर वाली मेहमान भी। अब सवाल सिर्फ ये रह जाता है कि ये है कौन। मैडलिन को शक होता है कि कहीं ये 1979 वाली बारटेंडर की बेटी तो नहीं जो अपना हिस्सा लेने आई हो। रॉड्रिक इस बात से ही घबरा जाता है और कसम खाता है कि उसका बारटेंडर के साथ कोई रिश्ता नहीं था। बारटेंडर की यादों के साथ रॉड्रिक फिर से फॉर्चुनाटो के बेसमेंट में उसी ईंट की दीवार के पास पहुंच जाता है जहां उसे अभी तक घंटियों की आवाज सुनाई देती है। वो खुद से पूछता है कि क्या वो पागल हो रहा है या जो खौफनाक सच उसके जहन में आ रहा है वो वाकई सच है। इसी सोच में वो ये भी मानता है कि शायद इन मौतों को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसकी अपनी मौत। वो खुदकुशी के कई तरीके सोचता है, लेकिन हर दफा रुक जाता है। 1979 की टाइमलाइन में मैडलिन का रूफस ग्रिसवोल्ड से मिलना जाहिरी तौर पर फॉर्चुनाटो के लिए नई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पर होता है, लेकिन असल में वो अपने दुश्मन को समझना चाहती होती है। जब रूफस उस पर गंदी नजर डालकर उसे जलील करता है और ये भी बताता है कि वो और रॉड्रिक गैर कानूनी बच्चे हैं, तब भी मैडलिन झुकती नहीं। बाद में वो रॉड्रिक, एनाबेल और ड्यूपिन को बताती है कि मीटिंग कामयाब रही, क्योंकि अब उन्हें यकीन हो गया है कि रूफस उन्हें कमजोर समझता है। ड्यूपिन ये भी समझ जाता है कि वो सबूत जो फॉर्चुनाटो को बर्बाद कर सकता है,
अभी भी बेसमेंट में मौजूद है। विक्टोरीन की कहानी यहाँ अपनी इंतहा को पहुँचती है जब अलेक्जेंड्रा को पता चलता है कि विक्टोरीन इंसानी ट्रायल्स को ज़बरदस्ती आगे बढ़ा रही है और उसके सिग्नेचर्स भी झूठे बना रही है, तो वो उससे रिश्ता तोड़ देती है और अथॉरिटीज़ के पास जाने का फैसला कर लेती है। गुस्से में विक्टोरीन उस पर मार्बल का बुक एंड फेंकती है जो सीधा उसके सर पर लगता है। अलेक्जेंड्रा धीरे धीरे खून बहने से मर जाती है और विक्टोरीन मदद मांगने के बजाय उसे मरने देती है। बाद में विक्टोरीन को एक अजीब चर्पिंग साउंड सुनाई देना शुरू होता है जो सिर्फ वो सुनती है। जब रॉड्रिक उसके घर आता है तो उसे भी वो आवाज़ और अजीब सी बदबू महसूस होती है। वो जब पिछले कमरे में जाता है तो देखता है कि अलेक्जेंड्रा की लाश वहाँ रखी है, उसका सीना कटा हुआ है और हार्ट मेश डिवाइस अभी तक धड़क रहा है। विक्टोरीन ने अपनी डेड गर्लफ्रेंड पर एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर दिया होता है। रॉड्रिक उसे बाहर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टोरीन अपने ही दिल में छुरा घोंप लेती है। उसका आखिरी लफ्ज डैडी रॉड्रिक को जिंदगी भर हॉन्ट करता रहेगा। इस दौरान टैमिलिन बिल्कुल टूट चुकी होती है। नींद ना होने और वर्ना के हेलुसिनेशंस उसे अपने शौहर बिल से लड़वा लेते हैं। वो उसे जलील करती है और कहती है कि वो सिर्फ उसके बिजनेस प्लान का हिस्सा था। बिल घर छोड़कर चला जाता है। फ्रेडरिक भी धीरे धीरे खतरनाक सोच की तरफ बढ़ रहा होता है। मॉरिया भी हॉस्पिटल में होती है, लेकिन वो उसे जबरदस्ती घर लाना चाहता है। जब वो लेनोर से कहता है बस अब हम उसे ले आएंगे, तो ये जुमला सिर्फ फिक्र नहीं बल्कि किसी आने वाली मुसीबत का इशारा लगता है। एपिसोड 6 गोल्ड बग में अशर फैमिली बिल्कुल टूटने के करीब आ चुकी होती है। विक्टोरीन की मौत के बाद घर का माहौल और भी ज्यादा अंधेरा हो जाता है। प्रेजेंट टाइम में रॉड्रिक ड्यूपिन को अपनी कहानी सुना रहा होता है, लेकिन अब ये कहानी सिर्फ उसकी जबान से नहीं बल्कि उसके मरे हुए बच्चों की आवाज़ों के जरिए भी चल रही होती है। हेलुसिनेशंस या शायद रूहें, फर्क करना मुश्किल होता जा रहा है। आठा को वर्ना के बारे में कुछ बहुत ही खौफनाक मालूमात मिलती है। विक्टोरियन की फाइल्स में वर्ना का पेशेंट रिकॉर्ड मिलता है जो पिम को सीधा अशर ट्विंस के पुराने घर तक ले जाता है। अब मैडलेन और आर्थर दोनों को यकीन हो जाता है कि वर्ना जानबूझकर अशर फैमिली को टारगेट कर रही है और वो चाहती है कि उसे ढूंढा जाए। जब आर्थर वर्ना की तस्वीर इंटरनेट पर सर्च करता है तो एक और शॉकिंग बात सामने आती है। वर्ना 1901 से लेकर दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के साथ तस्वीरों में नजर आती है और वो बिल्कुल एक जैसी ही लगती है। वक्त उस पर असर ही नहीं करता। मैडलेन को धीरे धीरे 1979 की रात याद आने लगती है। वो रॉड्रिक को याद दिलाती है कि उस रात वर्ना ने क्या कहा था। बेसमेंट में ब्रिक वॉल के सामने बैठे रॉड्रिक को अब भी घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। मैडलेन उसे झटक कर कहती है कि अपने आप को संभाले, लेकिन साफ लगता है कि दोनों किसी पुराने राज के बोझ तले दब चुके हैं। आधा का पास्ट भी धीरे धीरे सामने आता है। रॉड्रिक के मुताबिक आधा अशर बच्चों को एक कहानी सुनाता था कि दुनिया खोखली है और वहां वक्त से बाहर रहने वाली मखलूक रहती है जो वर्ना से अजीब तौर पर मिलती जुलती लगती है। रॉड्रिक मैडलिन के लिए एक अजीब और खौफनाक तोहफा खरीदता है। मैडलिन की इमॉर्टैलिटी की दीवानगी को देखते हुए रॉड्रिक एक पुरानी फरो की लाश से सफायर आंखें निकलवाकर उसे गिफ्ट करता है। ये सिर्फ पागलपन नहीं बल्कि उनकी सोच की हदों को भी दिखाता है। गोल्डबर्ग लॉन्च टैमलिन के लिए तबाही बन जाता है। नींद की कमी और वर्ना की वजह से टैमलिन का दिमाग जवाब दे चुका होता है। लॉन्च इवेंट में उसे हर जगह वर्ना अपनी शक्ल में नजर आती है। स्टेज पर, ऑडियंस में, स्क्रीन्स पर। टैमलिन कंट्रोल खो देती है, स्क्रीन्स तोड़ देती हैं और माइक स्टैंड फेंक कर अपनी स्टेपमदर जूनो को जख्मी कर देती है। मैडलिन भीड़ में वर्ना को देखती है, लेकिन जब उसे पकड़ने जाती है वर्ना गायब हो जाती है। टैमलिन की मौत बहुत ही दर्दनाक होती है। घर पहुंचकर वो शीशे तोड़ तोड़ कर वर्ना का पीछा करती है। शीशे हर तरफ बिखर जाते हैं और आखिरकार शीशे का एक बड़ा टुकड़ा उसके जिस्म को चीर देता है, जबकि दूसरा उसकी गर्दन में लगता है। वर्ना सिर्फ इतना कहती है कि तुम खुद को ही नुकसान पहुंचा रही हो। फ्रेडरिक का असली चेहरा भी धीरे धीरे सामने आने लगता है। मोरेला बोलना शुरू करती है, लेकिन फ्रेडरिक किसी डॉक्टर को नहीं बुलाता। वो उसे जानबूझकर दवा देता है, ऐसी दवा जो उसे हिला भी नहीं सकने देती, मगर होश पूरा रहता है। वो उसे सजा दे रहा होता है और किसी को अभी तक इस जुल्म का इल्म नहीं होता। और फिर बचता है सिर्फ फ्रेडरिक अशर। टैमरलेन के खौफनाक मौत के बाद लगता है कि अब आखिरी अशर बच्चे को अपनी सेफ्टी का ख्याल आना चाहिए, लेकिन फ्रेडी इतना अंधा हो चुका होता है अपनी बीवी मोरी को सजा देने में कि उसे अपनी मौत बिल्कुल नजर ही नहीं आती। लेकिन मैडलिन और रॉड्रिक को सब कुछ समझ आ चुका होता है।
एपिसोड 7 द पिट एंड द पेंडुलम तक आते आते दोनों ट्विन्स समझ जाते हैं कि ये सारी मौतें क्यों हो रही हैं और ये भी कि इसे रोकना अब उनके बस में नहीं। प्रेजेंट डे में रॉड्रिक और ड्यूपिन की कॉन्वर्सेशन और ज़्यादा इंटेंस हो जाती है। ड्यूपिन अब थक चुका होता है रॉड्रिक की कहानियों से और उसे लगता है कि रॉड्रिक किसी न किसी तरह फिर से उसे मैनिपुलेट कर रहा है। लेकिन पहली दफ़ा कुछ ऐसा होता है जो सिर्फ रॉड्रिक तक लिमिटेड नहीं रहता। घर की घड़ी चलने लगती है, उसका पेंडुलम हिलता है और ड्यूपिन भी उसे देख लेता है। जो अगला मंजर होता है ड्यूपिन उसे नहीं देखता। एनाबेल ली और छोटा फ्रेडी रॉड्रिक की तरफ दौड़ते हैं, एक खुशी का लम्हा, और फिर अचानक बच्चे का आधा जिस्म जमीन पर गिर जाता है। ड्यूपिन यहाँ से उठ जाना चाहता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि कहानी के खत्म होने पर वो रॉड्रिक पर कम से कम 2 कत्लों का केस बना सकता है, तो वो रुक जाता है। 1979 में रॉड्रिक और ड्यूपिन के रिश्ते में दरार क्यों आई? जवाब सिर्फ एक नाम है, एनाबेल। ड्यूपिन ने रॉड्रिक पर भरोसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि एनाबेल जैसी औरत उसे प्यार करती थी। लेकिन डिपोजिशन के दिन सब कुछ तबाह हो जाता है। रॉड्रिक का फॉर्चुनाटो के खिलाफ बयान देना सिर्फ एक चाल होती है। वो कहता है कि तमाम सिग्नेचर्स असली थे और कंपनी ने कोई गलत काम नहीं किया। ड्यूपिन का करियर वहीं खत्म हो जाता है, जबकि रॉड्रिक फॉर्चुनाटो का हीरो बन जाता है। एनाबेल टूट जाती है और रॉड्रिक को छोड़कर चली जाती है। टैमरलेन की मौत के बाद मैडेलिन समझ जाती है कि बोर्ड रॉड्रिक को हटा सकता है। सामने से सपोर्ट का ड्रामा, पीछे से आर्थर को कहना कि रॉड्रिक अब लायबिलिटी बन चुका है। मैडेलिन फॉर्चुनाटो को फार्मास्यूटिकल से निकालकर टेक में ले जाना चाहती है। इसी सोच के साथ वो अपने बचपन के घर जाती है, जहां वर्ना उसका इंतजार कर रही होती है। यहीं रिवील होता है कि 1979 की न्यू ईयर्स ईव पर रॉड्रिक और मैडेलिन ने वर्ना के साथ एक डील की थी और आज जो कुछ हो रहा है वो उसी डील का नतीजा है। मैडेलिन टर्म्स चेंज करना चाहती है, लेकिन वर्ना को मारा नहीं जा सकता। वो सिर्फ क्लैरिटी देती है, मौत के शहर पर लिखी हुई एक नज्म के जरिए। मैडेलिन फिर बेसमेंट में रॉड्रिक के पास जाती है। दोनों को याद आता है कि डील का एक ही रोल था, दुनिया में साथ आए, दुनिया से साथ जाओ। मैडेलिन रॉड्रिक को लिग्रेडोन देती है और उसे हीरो बनने को कहती है। रॉड्रिक पिल्स खाता जाता है। मैडेलिन उसे तसल्ली देती रहती है और वो उसके सामने मर जाता है। मैडेलिन सीन को सुसाइड जैसा बनाकर चली जाती है, लेकिन दीवार के पीछे बजती घंटियां बताती हैं कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। वो न आती है, रॉड्रिक को जिंदा कर देती है और कहती है इतनी आसानी से नहीं। और फिर आती है फ्रेडी की बारी। अपनी बीवी मोरी को पैरालिटिक ड्रग्स देकर कैद बनाने के बाद वो और ज्यादा जालिम हो चुका होता है। वो उसके दांत बाहर से निकालने का प्लान करता है। उसके बाद वो कंडेम्ड बिल्डिंग जाता है जहां प्रॉस्पेरो मारा था। कोक के नशे में वो एक गलती कर बैठता है। उसके बैग में कोकेन नहीं, वही पैरालिटिक होता है जो वो मोरी को दे रहा था। वर्ना उसे बताती है कि अब वो होश में है, लेकिन हिला भी नहीं सकता। फ्रेडी के ऑल क्लियर के साथ बिल्डिंग गिरना शुरू होती है। मलबे का एक हिस्सा पेंडुलम बन जाता है, धीरे धीरे उसके पेट को काटता हुआ। फ्रेडी बस देख सकता है, चीख भी नहीं सकता, और फिर पूरी इमारत उस पर गिर जाती है। आखिरी लश्कर भी मर चुका होता है। न्यू ईयर्स ईव 1979 को रॉड्रिक और मैडेलिन ने असल में क्या किया था? शायद आपने पहले ही क्लूज जोड़ लिए हों। वो घंटियों की आवाज, वो ब्रिक वॉल जहां रॉड्रिक बार बार जाता था, लोगों का रूफस ग्रिजवॉल को ब्रिक वॉल कहना, एक ऐसी दीवार जो तोड़नी जरूरी थी, और फिर वो लम्हा जब यंग अशर ट्विंस फॉर्चुनाटो के न्यू ईयर्स ईव कॉस्ट्यूम पार्टी में पहुंचते हैं और रूफस उस क्लाउन कॉस्ट्यूम में होता है, बिल्कुल उसी क्लाउन जैसा जो रॉड्रिक को अरसे से हॉन्ट कर रहा था। हकीकत यह है कि मैडेलिन और रॉड्रिक रूफस ग्रिजवॉल का कत्ल कर देते हैं। उसके ड्रिंक में पैरालिटिक और साइनाइड मिलाया जाता है, फिर उसे बेसमेंट ले जाकर ब्रिक वॉल के पीछे जिंदा दफन कर दिया जाता है, क्लाउन मास्क के साथ। दफनाते हुए वो उसे अपना पूरा प्लान भी बताते हैं। रूफस के हटने के बाद कंपनी का कंट्रोल रॉड्रिक के हाथ आना सिर्फ वक्त का मसला रह जाता है। दिस इज अ हॉस्टाइल टेक ओवर, मैडेलिन उससे कहती है। रूफस चीखता रहता है मगर कोई नहीं सुनता। अब सवाल उठता है कि रॉड्रिक और मैडेलिन ने वर्ना के साथ कौन सा डील किया था? अपना क्राइम छिपाने के लिए दोनों करीबी बार चले जाते हैं। जब बार खाली हो जाता है, सिर्फ मैडेलिन, रॉड्रिक और वर्ना रह जाते हैं। पहले बातचीत नॉर्मल होती है, फिर धीरे धीरे माहौल क्रीपी हो जाता है। वर्ना बताना शुरू करती है कि वो जो दिख रही है असल में वो है ही नहीं। उसे सब पता होता है, रूफस के कत्ल के बारे में, उनकी लालच, उनकी पावर और पैसे की भूख। वर्ना उन्हें गारंटी देती है कि उनका जुर्म कभी सामने नहीं आएगा। वो अपनी बर्थ राइट क्लेम करेंगे, फॉर्चुनाटो के किंग और क्वीन बनेंगे और अपनी पूरी जिंदगी में किसी जुर्म की सजा नहीं भुगतेंगे। वो सब कुछ करके भी बच जाएंगे, लेकिन इस गारंटी की कीमत डिफर्ड होती है। अगली नस्ल बिल पे करेगी, वर्ना कहती है, और फिर रॉड्रिक को बताती है कि जब उसकी मौत का वक्त आएगा, बिल्कुल उससे पहले उसकी पूरी ब्लड लाइन खत्म हो जाएगी।
दोनों को समझ नहीं आता कि इस बात को सीरियस ले या मजाक समझे, इसलिए वो थोड़े फॉलो अप सवाल कर लेते हैं। वरना क्लियर कर देती है कि रॉड्रिक लंबी जिंदगी जिएगा, ट्विंस साथ ही मरेंगे और मौत तक उनकी जिंदगी लग्जरी और प्रिविलेज से भरी होगी। कंपनी का फ्यूचर उनकी मर्जी पर होगा, वरना सिर्फ तमाशा देखना चाहती है। सबसे ज्यादा शॉकिंग ये होता है कि रॉड्रिक बिना हिचकिचाए डील एक्सेप्ट कर लेता है। मैडलिन भी कह देती है कि अगर रॉड्रिक ने हाँ कहा तो वो भी हाँ कह रही है। तीनों डील पर ड्रिंक करते हैं, लेकिन जैसे ही ट्विंस बार से बाहर निकलते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं, वहां कोई बार होता ही नहीं, सिर्फ एक बोर्डेड अप बिल्डिंग। रॉड्रिक बाद में डिपिन को बताता है कि वक्त के साथ ही सब एक ख्वाब जैसा लगने लगा और धीरे धीरे डिटेल्स भूलते चले गए। लेकिन सच यही था, यही वो लम्हा था जब अशर ट्विंस ने अपनी पूरी नस्ल को मौत के हवाले कर दिया। एनाबेल ली का क्या बना? डेपोजिशन के बाद एनाबेल रॉड्रिक को छोड़कर चली जाती है। वो उस आदमी को पहचान ही नहीं पाती जिससे उसने शादी की थी। दौलत और ताकत हासिल करने के बाद रॉड्रिक इसी पावर को यूज करता है ताकि फ्रेडरिक और टैमेलीन को उनकी मां से दूर कर सके। बच्चे रोज बरोज एनाबेल जैसे कम और रॉड्रिक जैसे ज्यादा बनने लगते हैं। रॉड्रिक टुपिन को बताता है कि एनाबेल उनके बगैर जी नहीं सकती। दूसरी फिल्म के बाद रॉड्रिक चर्च के पीछे एनाबेल का भूत दिखता है। वो उसे बताती है कि ये दूसरी दफा है जब उनके बच्चे मरे। पहली दफा तब जब वो रॉड्रिक के साथ रहने गए थे, उन्हें उसी ने मारा था। जब एनाबेल कॉफिन्स की तरफ बढ़ती हैं, उसके सर पर खुद को गोली मारने का साफ निशान होता है। लिनोर ओशर का क्या होता है? जब डुपिन कहता है कि एनाबेल ली ही एक अच्छी अशर थी, रॉड्रिक उसे ठीक करता है, लिनोर भी अच्छी थी, बल्कि सबसे बेहतर। लिनोर अपने बाप और आर्थर के सामने खड़ी होती है, अपनी मां मौरी को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। अपने दादा से गुजारिश करती है कि वो अपना पैसा किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करे, ताकि अशर फैमिली के किए हुए नुकसान का कुछ तो अजाला हो। लिनोर इतनी मासूम होती है कि वर्ना को भी उसे मारते हुए कोई खुशी महसूस नहीं होती। लेकिन डील डील होती है। अशर ट्विंस ने पूरी ब्लड लाइन खत्म होने का वादा किया था, सच बच्चे नहीं बल्कि आने वाली नस्लें भी। वर्ना लिनोर को एक छोटी सी रहमत देती है। वो उसे बताती है कि मौरी ठीक हो जाएगी और दुनिया के लिए बहुत बड़ा अच्छा काम करेगी, लिनोर फाउंडेशन के जरिए, जो लाखों जिंदगियां बचाएगी। ये सब लिनोर का लेगेसी होता है। फिर वर्ना उसकी माथे को छू लेती है और आखिरी अशर एर मर जाती है। लेकिन एक बात, लिनोर तो रॉड्रिक को मैसेजेस भेज रही थी। डिपिन भी एक ही सवाल करता है। रॉड्रिक बताता है कि मैडलिन ने लिनोर का एक सेंटिएंट एआई बॉट बनाया था और वही रात भर उसे टेक्स्ट कर रहा था। मसला ये होता है कि बॉट ग्लिच कर गया था। एक ही लफ्ज बार बार आ रहा था, नेवर मोर। लिनोर की मौत के बाद रॉड्रिक बिल्कुल टूट जाता है। उसे पता होता है कि एंड आ चुका है, रेवन आ चुका है, और हाँ, असल में उसके घर के अंदर उसे घूरते हुए, उसका मजाक उड़ाते हुए। आखिरकार वो फॉर्चुनाटो के ऑफिस जाता है, जैसे अपनी बनाई हुई दुनिया को अलविदा कहने। वहां उसके सामने कुर्सियों पर तमाम मर चुके अशर्स बैठे होते हैं, खून में डूबे हुए, टूटे हुए। वो ना वहां आकर उसे दिखाती है कि उसकी असली लेगेसी क्या है। लाशों के ढेर, आसमान से लाखों लोग गिरने लगते हैं, वो सब जो रॉड्रिक की ड्रग्स, लालच और पावर की भूख की वजह से मरे। फिर वना उसे कहती है कि डिपिन को कॉल करे और अपने बचपन के घर मिले, जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। आखिरी ट्विन बात होती है। मैडलिन आशा हाउस पहुंचती है और रॉड्रिक को बेसमेंट पे पाती है, जो वो एक इजिप्शियन टूम जैसा सजा चुका होता है। लेनोर के बाद वो दोनों आखिरी अशर्स होते हैं। वो जानते हैं कि डील के मुताबिक साथ पैदा हुए थे और साथ ही मरेंगे। वो ड्रिंक शेयर करते हैं। मैडलिन एक पावरफुल मोनोलॉग बोलती है कि वो बेसमेंट में छुपकर मरने के लिए पैदा नहीं हुए थे। लोग सिर्फ उन्हें ब्लेम करते हैं, जबकि गवर्नमेंट, कोर्ट्स और कंज्यूमर्स भी बराबर की गुनहगार हैं। वो आखिरी लम्हे तक भी अपनी गलती नहीं मानती और तब उसे एहसास होता है कि रॉड्रिक ने उसकी ड्रिंक में जहर मिला दिया है। रॉड्रिक उसे मार रहा होता है, शायद पागलपन में, शायद रहम में, या शायद ऑनर के नाम पर। वो मैडलिन की आंखें निकालकर उनकी जगह क्वीन टूसरित के सफाइज लगा देता है। तुम मैडलिन फकिंग अशर हो, तुम एक क्वीन हो। अब कुछ भी ठीक नहीं किया जा सकता। एंड में रॉड्रिक ये चेक करना भूल जाता है कि मैडलिन असल में मरी है या नहीं, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। वो आवाज़ जिसके बारे में डिपिन पूरी सीरीज में पूछ रहा था, वो मैडलिन होती है, आधी जिंदा, अपनी नई आंखों के साथ। वो सीढ़ियां चढ़कर आती है, डिपिन भाग जाता है, घर गिरना शुरू हो जाता है। मैडलिन रॉड्रिक को नेवर मोर कहता सुनती है और उसकी गर्दन पकड़कर उसे मार देती है। दोनों भाई बहन उसी घर के नीचे दफन हो जाते हैं। हाउस ऑफ अशर गिर चुका होता है हर महीने में। बाहर डिपिन रबल को देखता है, वरना वहां खड़ी होती है, और फिर रेवन। बाद में डिपिन रिटायर हो जाता है, आर्थर जेल चला जाता है और जूनू फॉर्चुनाटो को बंद करके एडिक्शन रिकवरी के लिए पैसा यूज करती है। डिपिन नाइन अशर्स की कब्र पर रॉड्रिक को आखिरी अलविदा कहता है। रिकॉर्डर वहीं छोड़ देता है, क्योंकि कोई वजह इस खून को ठीक नहीं कर सकती। कब्रों पर एक रेवन बैठा होता है, वरना हर कब्र पर एक निशान छोड़ जाती है। मास्क, फोन, कॉलर, हार्ट डिवाइस, स्कैरब, ड्रग्स, फेदर, फ्लावर, सफायर्स और एक ग्लास। आखिरी टोस्ट,
अशर फैमिली के नाम। और हाँ, वह ना रेवन है।